नमस्कार। रिनल सिस्टम की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम रिनल फेलियर पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस किए साइन एंड सिम्टम ऑफ एआरएफ एंड सीआरएफ, जिसमें हमने बात की थी कि एआरएफ के साइन एंड सिम्टम 3 फेज से गुजरते हैं, जिसमें अपन ने फर्स्ट पढ़ा था ओलिग्यूरिक फेज, सेकंड डायरेटिक फेज, देन अपन ने रिकवरी फेज। फिर हमने बात की थी कि अगर एआरएफ का ट्रीटमेंट करें और उसकी इफेक्टिवनेस ना हो और डैमेज बढ़ता ही जाए तो एआरएफ ही आगे जाकर के सीआरएफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसमें हमने सीआरएफ के साइन एंड सिम्टम किस प्रकार से डेवलप होते हैं, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं, क्या मेटाबॉलिक और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेज होता है, जिसके बारे में हमने बात की थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन में एआरएफ और सीआरएफ हो जाए तो उसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे और उसके बाद में हम उसको मैनेज किस प्रकार से करेंगे। तो आज का जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टेस्ट या डायग्नोस्टिक टूल और हम मैनेजमेंट की बात करेंगे। अगर हम बात करें रिनल फेलियर के अंदर एआरएफ और सीआरएफ को कि हम किस प्रकार से डायग्नोस करेंगे, कौन कौन से डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, तो देखिए किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट की हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। और हमने यहां पर सेम वही लिखा है सबसे पहला, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री के अंदर फीचर्स के बारे में बताया गया, पेशेंट किन चीजों से उसका क्रॉनिक एक्सपोजर रहा है, कौन कौन से फीचर्स उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज पर्सन फील कर रहा है। और फिजिकल असेसमेंट के अंदर अपन देखेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे, उसका हाइट, वेट, क्या उसका ब्लड प्रेशर है, क्या उसके वाइटल साइन है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद में हम करेंगे इसका यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं। यूरिन एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा पर्सन हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट करेगा जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई मिलेगी अपने को। उसके बाद में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शन की वजह से किडनी में डैमेज हुआ है तो हम यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी करेंगे जिसके अंदर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस मिलेगी और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है, ये चीज भी हम इसमें देखेंगे। उसके बाद में हम यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करेंगे और यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो इसमें यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें क्या मिलेगी, बढ़ी हुई मिलेगी। इसके अलावा हम यूरिक एसिड टेस्ट करेंगे। यूरिक एसिड टेस्ट को अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 24 आवर्स का यूरिन कलेक्ट करके उसमें देखते हैं कितना यूरिक एसिड बाहर निकलता है। जनरली अगर हम बात करें तो 24 आवर्स यूरिन के अंदर 250 से लेकर के 750 मिलीग्राम पर डे यूरिक एसिड बाहर निकलना चाहिए। लेकिन इसके अंदर किडनी फेलियर हो रखा है, रिनल फेलियर हो रखा है, किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, इसलिए इतना 250 से 750 मिलीग्राम पर डे यूरिक एसिड बाहर एक्सक्रेट नहीं होगा क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है, तो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम डायग्नोस करने की बात करें तो हम केयूबी या किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का एक्सरे करवा सकते हैं। इसके अलावा हम अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं, हम कंप्यूटर टोमोग्राफी और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सीटी एंड एमआरआई करवा सकते हैं। हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट करवा सकते हैं। ये क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट हमें पता है जीएफआर को डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है और नॉर्मल इसका रिजल्ट जो होता है वो 100 to 120 ml पर मिनट होता है। लेकिन ये तो नॉर्मल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी पर्सन के अंदर रिनल फेलियर हो रखा है और उसकी जीएफआर कम हो रखी है तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट ये 100 to 120 ml पर मिनट जो नॉर्मल है ये ना मिलकर के जीएफआर क्या मिलेगी, हमें कम मिलेगी, क्योंकि जब किडनी में डैमेज होता है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाती है, कम। इसके अलावा हम आईवीपी या इंट्रावीनस पाइलोग्राम करवा सकते हैं, रीनल स्कैन करवा सकते हैं, रीनल एंजियोग्राफी एंड रीनल बायोप्सी करवा सकते हैं। ये सारे डायग्नोस्टिक टूल है जो किसी पर्सन के अंदर अगर किडनी के फंक्शन में कोई इंपेयरमेंट आ रहा है, कोई रिनल फेलियर डेवलप हुआ है तो उसको डायग्नोस करने के लिए 1 by 1 देखिएगा। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, यूरिक एसिड टेस्ट, केयूबी एक्सरे, यूएसजी, सीटी, एमआरआई, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, आईवीपी, रीनल स्कैन, रीनल बायोप्सी एंड रीनल एंजियोग्राफी। लेकिन एग्जाम के हिसाब से जो आपको याद रखना है वो अपने को याद रखना है आरएफटी। आरएफटी या इसी को कहा जाता है केएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट, या फिर अपन कह सकते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। इस रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए अपन क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड सैंपल लेने के बाद में इसके अंदर मेनली 2 चीजें देखी जाती है। वो देखा जाता है सीरम यूरिया लेवल और दूसरा देखा जाता है सीरम क्रिएटिनिन लेवल। हमें पता है कि अगर किसी पर्सन की किडनी काम कर रही है तो वो यूरिया और क्रिएटिनिन को बाहर निकाल देती है और ब्लड के अंदर इसका अबनॉर्मल लेवल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी पर्सन की किडनी ने काम करना बंद कर दिया, रीनल फंक्शन में इंपेयरमेंट हो गया,
और किडनी अगर यूरिया और क्रिएटिनिन को बाहर नहीं निकाल पाएगी तो ब्लड के अंदर धीरे धीरे यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब अगर किसी पर्सन की ब्लड सैंपल लेकर के हम आरएफटी या केएफटी कर रहे हैं और उसमें हमें यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है और जितना वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया और क्रिएटिनिन को बाहर निकालना चाहिए उतना बाहर नहीं निकाल पा रही है, जिस वजह से ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ रहा है। अब अगर हम बात करें इनमें भी हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, तो आंसर जाएगा हम सीरम क्रिएटिनिन लेवल को प्रायोरिटी देते हैं। मेनली कौन सी चीज देखी जाएगी अगर किसी पर्सन के अंदर अर्ली रीनल डिसफंक्शन। अर्ली रीनल डिसफंक्शन का मतलब है कि अगर किडनी में डैमेज होना शुरू हुआ है तो हमें कौन सी चीज अबनॉर्मल मिलेगी। अगर किसी पर्सन में रीनल ट्रांसप्लांटेशन हुआ है उसके बाद में किडनी काम कर रही है नहीं कर रही इसको देखने के लिए, या फिर किसी पर्सन के अंदर रीनल फेलियर हुआ है तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम कौन सी वैल्यूज को प्रायोरिटी देंगे, तो आंसर जाएगा हमेशा सीरम क्रिएटिनिन लेवल। ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन के लेवल को हम प्रायोरिटी देंगे, सीरम क्रिएटिनिन लेवल देखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि रीनल के अर्ली डिसफंक्शन को, रीनल फेलियर को या फिर रीनल ट्रांसप्लांटेशन के बाद में हम किडनी के फंक्शन को असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो उसमें आंसर जाएगा कि हम उसमें आरएफटी और आरएफटी के अंदर भी किसको, सीरम क्रिएटिनिन लेवल को चेक करते हैं। अगर हम बात करें सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक क्यों करते हैं, यूरिया का क्यों नहीं करते हैं, तो आरएफटी में दोनों वैल्यूज देखते हैं लेकिन मेनली प्रायोरिटी क्रिएटिनिन को इसलिए देते हैं, हमें पता है यूरिया जो है वो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म होने पर प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म या ब्रेकडाउन का एंड प्रोडक्ट है। यानी जो हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं उसका ब्रेकडाउन होने के बाद में जो उसका आखिरी में जो वेस्ट प्रोडक्ट या उसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो है यूरिया। और क्रिएटिनिन जो बनता है ये बनता है मसल मेटाबॉलिज्म से, हमारी बॉडी की मसल्स के काम करने से जो बनता है उसका एंड प्रोडक्ट वो बनता है क्रिएटिनिन। अब मान लीजिए एक पर्सन है जिसमें किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है लेकिन फिर भी उसमें यूरिया का लेवल नॉर्मल मिल रहा है, ऐसा कैसे। मान लीजिए एक पर्सन है जिसकी किडनी काम नहीं कर रही है तो यूरिया का लेवल तो बढ़ना चाहिए, लेकिन हुआ क्या कि उस पर्सन ने किडनी काम नहीं करने के साथ साथ प्रोटीन का इंटेक कम कर रखा है। तो किडनी तो काम नहीं कर रही है लेकिन उसने यूरिया भी तो कम, प्रोटीन को भी तो कम लिया है डाइट में, और जब प्रोटीन कम लेगा तो यूरिया बनेगा ही कम, और जब यूरिया कम बनेगा तो उसके ब्लड में यूरिया का लेवल अबनॉर्मल नहीं मिलेगा। तो किडनी काम नहीं कर रही है लेकिन फिर भी यूरिया नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसने डाइट में प्रोटीन कम लिया होगा, जब प्रोटीन कम लिया तो यूरिया भी कम बना होगा। तो अगर हम ऐसे पर्सन में क्रिएटिनिन देखें तो हमें क्रिएटिनिन हमेशा जब भी किडनी काम नहीं करेगी बढ़ा हुआ मिलेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये मसल मेटाबॉलिज्म के द्वारा बनता है, तो अगर कोई पर्सन रेस्ट करेगा तो फिर क्रिएटिनिन बनना ही नहीं चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम रेस्ट करेंगे, कम काम करेंगे तो क्रिएटिनिन कम बनेगा, पर ऐसा नहीं है कि बनना बंद हो जाए, क्योंकि जब हम रेस्ट भी करेंगे तो हमारी बॉडी की कुछ ऐसी मसल्स होती है जो इनवॉलेंटरली काम कर रही है, वो तो काम करेगी। जैसे हमारा डायफ्राम काम करेगा, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम करेगी, जैसे हमारा हार्ट काम करेगा, ये भी बेसिकली क्या है, मसल्स। हम एक स्टेप भी आगे लेते हैं तो करीब 400 मसल्स वर्क करती है। तो हम थोड़ा बहुत भी मूवमेंट करेंगे, थोड़ा बहुत भी वर्क करेंगे या अपनी रूटीन लाइफ की जो काम है, डेली जो एसेंशियल वर्क है वो करेंगे, तब भी मसल्स तो काम करेगी। और मसल्स काम करेगी तो उसका एंड प्रोडक्ट या मसल मेटाबॉलिज्म से क्रिएटिनिन तो बनेगा। तो क्रिएटिनिन को हम बनने से रोक नहीं सकते, जबकि यूरिया को तो अगर हमने प्रोटीन इंटेक कम कर दिया है तो इसको रोक सकते हैं। तो जब भी हम बात करें किडनी के फंक्शन को एसेस करना हो, अर्ली डिसफंक्शन को देखना हो, रिनल ट्रांसप्लांटेशन के बाद में किडनी के फंक्शन देखने हो या रिनल फेलियर को डायग्नोस करना हो, तो बेसिकली आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, हम किसको चेक करते हैं, तो आंसर जाएगा हम सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक करेंगे। क्लियर है, ये आपको याद रखना है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर या डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर कि हम सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक करते हैं टू आइडेंटिफाई या टू ऑब्जर्व द किडनी फंक्शन। उसके बाद में अगर अपन बात करें, डायग्नोसिस हो गया, उसके बाद में हम मैनेजमेंट की बात करें। अगर हम एआरएफ और सीआरएफ के मैनेजमेंट की बात करें कि किस प्रकार से हम किडनी फंक्शन डिक्रीज होने के बाद में या किडनी डैमेज होने के बाद में उसको मैनेज करें, सबसे पहला हम मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं मेडिकल मैनेजमेंट। अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें कि ड्रग्स के द्वारा हम किस प्रकार से मैनेज कर पाएंगे, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला लिखा हमने डिक्रीज फ्लूइड इंटेक।
फ्लूइड इनटेक कम करना है। हमें पता है कि जो रिनल फेलियर वाला पेशेंट है वो हाइपरवोलेमिक स्टेट के अंदर है, उसमें फ्लूइड का रिटेंशन हो रखा है, पर्सन हाइपरटेंसिव है, हाइपरवोलेमिक है, ऑलरेडी बॉडी में फ्लूइड रिटेन हो रखा है, तो हम फ्लूइड इनटेक क्या करेंगे, कम करेंगे। अब बात आती है कि फ्लूइड इनटेक कितना कम करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि यूरिन बनना बंद हो गया तो पानी बिल्कुल ही बंद कर दें। हमारी बॉडी के मिनिमम मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने के लिए कुछ पानी तो हमें लेना ही होगा। अगर हम बात करें कितना लेना होगा, तो हमें 400 ml से लेकर के 1 लीटर पर डे प्लस यूरिन आउटपुट, हमें 24 घंटे के अंदर 400 से 1000 ml के बीच में पानी लेना है, और उसके साथ जितना यूरिन आउटपुट है। यहां यूरिन आउटपुट का मतलब यह नहीं है कि एक पर्सन ने एक दिन के अंदर मान लीजिए 300 ml यूरिन पास आउट किया है, तो उस 300 ml यूरिन को स्टोर करके रखो, उसको पानी के साथ मिला करके देना है। ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए एक पर्सन का यूरिन आउटपुट 24 घंटे में 300 ml था, तो जितना यूरिन आउटपुट है उतना तो पानी हमें लेना ही है, यानी 300 ml तो ये देना है हमें पानी, और साथ में उसमें 400 ml से लेकर के 1 लीटर तक, और एग्जैक्ट बात करें तो 600 ml, एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 600 ml, और उसके साथ जितना यूरिन आउटपुट है उतना पानी और देना है। अगर किसी पर्सन का यूरिन आउटपुट 100 ml है तो 600 प्लस 100 ml टोटल 700 ml फ्लूइड देना है। अगर किसी का 200 ml है तो 600 प्लस 200 800 ml पानी हमें देना है। तो फ्लूइड इनटेक को लिमिट करना है या डिक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है, तो 400 ml टू 1 लीटर प्लस यूरिन आउटपुट, या एग्जैक्ट बात करें तो 24 घंटे में 600 ml प्लस जितना यूरिन आउटपुट था उतना। दूसरा आपको याद रखना है कि एक पेशेंट को अगर आईवी रूट से देना है, इंट्रावीनस रूट से देना है फ्लूइड, तो इंट्रावीनस रूट से देने में हम प्रीफर करते हैं नॉर्मल सेलाइन को हमें देना है, कभी भी आरएल नहीं देना है। रिंगर लैक्टेट हम रिनल फेलियर वाले पेशेंट को नहीं देते हैं, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है 4 मिलीमोल पर लीटर से। पोटेशियम इसके अंदर कितना होता है आरएल के अंदर, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। पोटेशियम कंटेंट होते हैं 4 मिलीमोल पर लीटर, और आरएल में चूंकि पोटेशियम ज्यादा होता है इसलिए हमें ये आरएल अवॉइड करनी है, क्योंकि एक रिनल फेलियर वाले पेशेंट में ऑलरेडी हाइपरकैलेमिया पहले से है, उसमें वैसे ही सीरम पोटेशियम लेवल ज्यादा है, और अगर हम आरएल देंगे तो वो हाइपरकैलेमिया वाली कंडीशन को और ज्यादा बढ़ाएगा। इसलिए हमें आरएल अवॉइड करनी है, और अगर हमें आईवी रूट से देना है तो नॉर्मल सेलाइन देना है। उसके बाद में सेकंड अपन ने लिखा है डायूरेटिक्स। हमें पता है रीनल फेलियर वाले पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम है, और हमें यूरिन आउटपुट बढ़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड बॉडी से बाहर निकले। ज्यादा फ्लूइड बाहर निकलेगा तो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकलेंगे, फ्लूइड रिटेंशन कम होगा, बीपी कम होगी, हाइपरवोलीमिया कम होगा, और इडिमा रिजोल्व हो जाएगा। तो यूरिन आउटपुट बढ़ाने के लिए हम डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स के अंदर हम जो देते हैं जनरली लूप डायूरेटिक्स देते हैं। लूप डायूरेटिक्स के अंदर अगर अपन बात करें कौन सी देते हैं, तो हम देते हैं इसके अंदर लेसिक्स यानी कि फ्रूसेमाइड, या हम देते हैं डाइटोर यानी कि टोरसेमाइड। हम लेसिक्स या डाइटोर, फ्रूसेमाइड या हम टोरसेमाइड दे सकते हैं, लेकिन इसमें हम लूप डायूरेटिक्स देते हैं जो कि फ्री वाटर क्लियरेंस करवाती है, जो बॉडी से फ्लूइड को रिमूव करने का काम करती है। हमें पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कभी भी नहीं देनी होती है। अवॉइड पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। एक ऐसी डायूरेटिक्स होती है जिसका आपने नाम भी सुना होगा, स्पाइरोनोलैक्टोन। ये स्पाइरोनोलैक्टोन जब हम देते हैं तो ये यूरिन आउटपुट तो बढ़ाती है। ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जब भी हम देते हैं तो ये यूरिन आउटपुट तो बढ़ाएगी, यूरिन तो ज्यादा बनाएगी, लेकिन यहां से जो पोटेशियम बाहर निकलने की कोशिश करता है, इस पोटेशियम को ये बाहर नहीं निकलने देती है। यहां से किस में डालती है पोटेशियम को? ब्लड के अंदर डालती है, यानी कि ये पोटेशियम को स्पेयर करने का काम करती है, ब्लड के अंदर पोटेशियम मॉलिक्यूल को रोक के रखती है। और हमें पता है अगर हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स देंगे तो ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम ब्लड में स्पेयर होगा या रुकेगा, और ज्यादा पोटेशियम रुकेगा तो ब्लड में तो ऑलरेडी क्या हो रखा है? हाइपरकैलेमिया हो रखा है। इसलिए हम जब भी डायूरेटिक्स की बात करें रेनल फेलियर वाले पेशेंट में, तो हम लूप डायूरेटिक्स देते हैं जो कि फ्री वाटर क्लियरेंस करती है, पानी को बाहर निकालती है। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कभी भी नहीं देते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि इनको हम डायूरेटिक्स को वाटर पिल्स कहते हैं, और ये डायूरेटिक्स अगर दें तो ये मॉर्निंग टाइम में दें या दिन में दें।
इनको कभी भी बेड टाइम नहीं देते हैं, सोते वक्त डायूरेटिक्स नहीं देनी होती है, क्योंकि अगर सोते वक्त डायूरेटिक्स देंगे तो बार बार पर्सन यूरिन पास आउट करने जाएगा, उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा, उसका कंफर्ट डिस्टर्ब होगा। इसलिए आपसे पूछा जाए कि डायूरेटिक्स देने के लिए सूटेबल टाइम क्या है, तो हम कहेंगे हम मॉर्निंग टाइम में देते हैं, ताकि दिन में जब वो जग रहा है उस दौरान यूरिन पास आउट करें। बेड टाइम कभी भी नहीं देना है, नहीं तो उसका नींद या स्लीप पैटर्न क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम इन्फेक्शन वाली कंडीशन है, इन्फेक्शन की वजह से किडनी में डैमेज हुआ है, तो एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर पर्सन के अंदर बात करें तो रिनल फेलियर वाला पर्सन हाइपरटेंसिव होता है, बीपी कम करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव देंगे। साथ ही साथ हमने बात की कि एक रिनल फेलियर वाला पेशेंट जो होता है उसके अंदर एनीमिया डेवलप हो जाता है। अब एनीमिया डेवलप होने के लिए अपन ने बात की थी कि एक तो उसमें ब्लड लॉस होता है, जीआई ब्लीडिंग होती है। अगर ब्लड लॉस हुआ है, जीआई ब्लीडिंग हुई है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम बीटी करते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। दूसरा हमने बात की कि इरिथ्रोपोइटिन किडनी से रिलीज होना बंद हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से सिंथेटिक इरिथ्रोपोइटिन के बने हुए इंजेक्शन आते हैं, जिसको कहा जाता है इंजेक्शन इपोगन। ये इंजेक्शन इपोगन जो होता है ये सिंथेटिक प्रिपरेशन होता है, प्रोक्रिट या इपोगन के नाम से आता है। तो हम इंजेक्शन इपोगन देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। ये इपोगन बेसिकली क्या है, इरिथ्रोपोइटिन है। ये ब्लड में हम देंगे, आईवी रूट से अगर देंगे या सबक्यूटेनियसली देंगे, तो ये जाकर के अल्टीमेटली क्या करता है, बोन के अंदर जाएगा और बोन में जाकर के इरिथ्रोपोइसिस करने वाली जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होती है उसको स्टिमुलेट करती है फॉर आरबीसी सिंथेसिस और फॉर इरिथ्रोपोइसिस। तो इसके लिए हम सिंथेटिक इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्टेबल्स देते हैं। साथ ही साथ हम आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन और आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट भी पेशेंट को देंगे, और डाइट में पेशेंट को आयरन सप्लीमेंट्स बढ़ाएंगे। तो ये अपन ने अभी तक बात की है, 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं। फ्लूइड इनटेक अपन कम करेंगे, आरएल अवॉइड करेंगे, टोटल 400 to 1 लीटर प्लस जितना यूरिन आउटपुट उतना, या फिर हम 600 ml प्लस यूरिन आउटपुट है उतना अपन फ्लूइड देंगे 24 घंटे में। डायूरेटिक्स में हम लूप डायूरेटिक्स देते हैं, एक तो अवॉइड करते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स लाइक स्पाइरोनोलैक्टोन। दूसरा डायूरेटिक्स मॉर्निंग टाइम में दें, बेड टाइम अवॉइड करें। एंटीबायोटिक्स देंगे, बीपी कंट्रोल करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, और एनीमिया को ट्रीट करने के लिए अगर पॉसिबल है या नीड है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और साथ में अपन सिंथेटिक इरिथ्रोपोइटिन इपोगन के इंजेक्शन या प्रोक्रिट नाम से आते हैं इंजेक्शन देंगे। उसके साथ साथ आयरन सुक्रोज इंजेक्शन और आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, साथ में डाइट में हम आयरन सप्लीमेंट्स बढ़ाएंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें प्रूराइटिस जो हो रखी है, लीजन्स विद ईचिंग, प्रूराइटिस को ठीक करने के लिए हम टॉपिकल ऑइंटमेंट अप्लाई करेंगे स्किन के ऊपर। और ये जो टॉपिकल ऑइंटमेंट आते हैं, या तो कामफूर का ऑइंटमेंट आता है या बेनेड्रिल का ऑइंटमेंट आता है। ये कामफूर या बेनेड्रिल का टॉपिकल ऑइंटमेंट जहां पर प्रूराइटिस वाले लीजन्स है वहां पर लोकली अप्लाई करने के लिए बोलेंगे। एक साथ में चीज बार बार एग्जाम में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, उसको साबुन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह देंगे। अवॉइड यूज ऑफ सोप, हम उसको कहेंगे कि आपको साबुन लगा करके नहीं नहाना है। अगर वो साबुन का इस्तेमाल करेगा तो जो ये लीजन्स बने हुए हैं वो और ज्यादा एग्रीवेटेड होंगे, उसके अंदर और ज्यादा इचिंग बढ़ेगी और प्रूराइटिस और ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए कभी भी हम प्रूराइटिस वाले पर्सन को कहते हैं कि आपको साबुन से नहीं नहाना है, आपको साफ पानी से नहाना है, प्लेन वाटर से। उसके बाद में अपने लिखा है टू ट्रीट हाइपोकैल्सीमिया, सीरम कैल्शियम लेवल कम हो रखा है, सीरम कैल्शियम लेवल कम हो रखा है, तो इसके अंदर हम कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं, कैल्शियम के इंजेक्टेबल्स दे सकते हैं, और साथ ही साथ हम टैबलेट देते हैं कैल्सीजैक्स या टैबलेट सेलकल। ये टैबलेट सेलकल और कैल्सीजैक्स होती है जिसके अंदर कैल्शियम भी होता है और उसके अंदर एक्टिवेटेड विटामिन भी होता है, एक्टिवेटेड विटामिन डी। टैबलेट कैल्सीजैक्स और टैबलेट सेलकल ये इसलिए देंगे क्योंकि इसमें कैल्शियम कंटेंट भी होता है और साथ में इसमें एक्टिवेटेड विटामिन डी होता है। क्योंकि सिर्फ डाइट से हम कैल्शियम दे रहे हैं टैबलेट फॉर्म में तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब होने के लिए साथ में एक्टिवेटेड विटामिन डी का होना जरूरी है। तो कैल्सीजैक्स और सेलकल टैबलेट दे सकते हैं जिसके अंदर कैल्शियम भी है और साथ में एक्टिवेटेड विटामिन डी भी है। क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी के काम नहीं करने की वजह से विटामिन डी का एक्टिवेशन नहीं हुआ है, इसलिए हमें कैल्शियम भी डाइट से देना होगा और हमें एक्टिवेटेड विटामिन डी भी डाइट से देना होगा, जिसमें टैबलेट कैल्सीजैक्स या टैबलेट सेलकल हम काम में लेते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें नेक्स्ट है टू ट्रीट हाइपरफॉस्फेटेमिया, फॉस्फेट का लेवल बढ़ा हुआ है और सीरम फॉस्फेट लेवल बढ़ा हुआ है, इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सिरप या कैल्शियम कार्बोनेट की सिरप देते हैं। अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की सिरप हम देंगे तो पहली बात ये, जब भी सिरप हम देते हैं जब हम खाना खा रहे हैं उस दौरान दें,
क्योंकि हमें पता है जब हम खाना खाएंगे तो उस खाने में ही फॉस्फेट है, और उसके साथ ही हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट की सिरप देंगे तो ये क्या होते हैं, ये फॉस्फेट बाइंडर होते हैं। और खाने के साथ साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट की सिरप देंगे तो जो खाने में फॉस्फेट आ रहा है उसको ये सिरप क्या करती है, बाइंड कर लेती है, और बाइंड करके फिकल मटेरियल के साथ बॉडी से बाहर निकाल देती है। यानी ये फॉस्फेट बाइंडर होते हैं, फॉस्फेट को बाइंड कर लेते हैं जीआईटी से और वहीं से बाहर निकाल देते हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। तो जब भी ये हाइपरफॉस्फेटेमिया को ट्रीट करना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट की सिरप दे रहे हैं, पीने की दवाई दे रहे हैं, तो पहली चीज तो याद रखेंगे इसको खाने के साथ देना है विद मील, क्योंकि खाने में ही फॉस्फेट है और उसी को हमें बाहर निकालना है। इसको दवाइयों के साथ कभी भी नहीं देना है। आप कोई मेडिसिन ले रहे हो और उसके साथ आपने ये सिरप ले दी तो ये सिरप उस मेडिसिन को बाइंड करके जीआई से बाहर निकाल देगी, उसका इफेक्ट नहीं आने देगी। तो अवॉइड यूज विद मेडिकेशन, इसको एडमिनिस्टर विद फूड या मील। और साथ में जब भी ये फॉस्फेट बाइंडर ले रहे हैं तो पर्सन को लैक्सेटिव देना है, स्टूल सॉफ्टनर देना है, क्योंकि ये जो फॉस्फेट बाइंडर होते हैं ये कॉन्स्टिपेशन कोज करते हैं। इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए स्टूल सॉफ्टनर या लैक्सेटिव लाइक लैक्टुलोज वगैरह देनी है। फॉस्फेट बाइंडर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट को हमें किसके साथ देना है, डाइट के साथ देना है, मेडिकेशन के साथ इसको अवॉइड करना है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने लिखा है टू ट्रीट हाइपर मैग्नीशीमिया। हाइपर मैग्नीशीमिया को ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम इसका एंटीडोट देंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट। मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया में, वहां पे हमें पता है उसको अपन इसका एंटीडोट देते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो इसमें भी हम इसका हाइपर मैग्नीशीमिया की कंडीशन में कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, और साथ में हम जो लूप डायूरेटिक्स देते हैं वो लूप डायूरेटिक्स मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल को भी यूरिन के साथ बाहर निकालने का काम करता है। तो हाइपर मैग्नीशीमिया को ट्रीट करने के लिए लूप डायूरेटिक्स देते हैं ताकि वो मैग्नीशियम को भी बाहर निकाले, और साथ में हम कैल्शियम ग्लूकोनेट भी देते हैं। तो यहां कुछ पॉइंट अपन ने डिस्कस किए हैं कि प्रूराइटिस को ट्रीट करना है तो साबुन का इस्तेमाल ना करें, अवॉइड यूज ऑफ सोप। और साथ में अपन ने बात की है कि टॉपिकल ऑइंटमेंट देते हैं अपन कामफोर और बेनेड्रिल के। हाइपोकैल्सीमिया के लिए हम कैल्सीजैक्स या सैलकल टैबलेट देते हैं। विटामिन डी की एक्टिवेटेड टैबलेट देते हैं जिसके अंदर ये जो कैल्सीजैक्स और सैलकल है इसमें कैल्शियम भी होता है, एक्टिवेटेड विटामिन डी भी होता है। हाइपरफॉस्फेटेमिया के लिए फॉस्फेट को बाइंड करने वाली सिरप देते हैं ताकि जीआई से ही फॉस्फेट बाहर निकल जाए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट इसको हमेशा खाने के साथ दें, दवाई के साथ किसी दूसरी मेडिकेशन के साथ ना दें, ताकि ये उसको भी क्या कर लेगा, बाइंड करके बाहर निकाल लेगा। इसलिए इसको अवॉइड करना है, किसी भी दवाई के साथ नहीं देना है, सिर्फ खाने के साथ देना है। और इसके साथ साथ इसमें लैक्सेटिव या स्टूल सॉफ्टनर या लैक्टुलोज देनी है, बिकॉज ये फॉस्फेट बाइंडर क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन कोज करते हैं। हाइपर मैग्नीशियमिया को ट्रीट करने के लिए हम डायूरेटिक्स देते हैं, वो यहाँ पर मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल को भी बाहर निकालती है, और साथ में हम इसका एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट भी देते हैं। उसके बाद में देखिए अपन ने लिखा है टू ट्रीट हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया यानी कि पोटेशियम जो बढ़ा हुआ है उसको मैनेज करने के लिए, पहले हमने लिखा है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट। यहां पर ध्यान से सुनिए, ये जो कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम क्लोराइड है ये कोई पोटेशियम को कम नहीं करती है, बल्कि ये जो कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है उस कार्डियक कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करती है। हमें पता है जो हाइपरकैलेमिक पर्सन होता है उसमें कार्डियक एरिथमियाज के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाइपरकैलेमिक पर्सन के अंदर एरिथमियाज के चांसेस ज्यादा है, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम हाइपरकैलीमिया में इस कार्डियक कॉम्प्लिकेशन को या एरिथमियाज से बचाने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम क्लोराइड देते हैं। ये जाकर के स्ट्रॉन्ग डीपोलराइजेशन करते हैं या स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग डीपोलराइजेशन के लिए अपन क्या करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% 10 ml ओवर 10 मिनट, 10% इसकी कंसंट्रेशन होती है, 10 ml का एम्प्यूल होता है, उसको 10 मिनट के अंदर, इसको डायरेक्टली फास्ट नहीं देना है, नहीं तो इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा कि वापस रिलैक्स ही नहीं होगा। इसलिए आपको एक चीज याद रखनी है, इसको ओवर 10 मिनट देना है, 10% 10 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट। या फिर हम देते हैं कैल्शियम क्लोराइड। अगर हम बात करें CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड की तो ये 1 ml के एम्प्यूल के अंदर 1 ग्राम होता है, यानी कि ये हाईली कंसंट्रेटेड होता है। इसलिए किसी भी टाइम इसको अगर अपन दे रहे हैं तो कैल्शियम क्लोराइड को कभी भी पेरिफेरल लाइन से नहीं देना है। पेरिफेरल लाइन से देंगे तो ये यहां पर क्या करेगा, सबक्यूटेनियस नेक्रोसिस करेगा, यहां की स्किन को और वेसल्स को बर्न कर देगा, क्योंकि ये हाईली कंसंट्रेटेड है।
अगर इसको पेरिफेरल लाइन से देना है तो इसको डाइल्यूट करके दें, अदरवाइज बड़े कैथेटर से या सेंट्रल लाइंस की मदद से देना है, क्योंकि ये सबक्यूटेनियस नेक्रोसिस कोज करता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम क्लोराइड जो देते हैं ये हाइपरकैलेमिया को ठीक नहीं करता है। ये हाइपरकैलेमिया की वजह से जो एरिथमियाज के या कार्डियक कॉम्प्लिकेशन के चांसेस है उनको कम करने का काम करेगा। इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% 10 ml ओवर 10 मिनट देना है, और कैल्शियम क्लोराइड हाईली कंसंट्रेटेड होता है, ये सबक्यूटेनियस नेक्रोसिस कोज करता है, इसलिए इसको जब भी देना है इसको पेरिफेरल रूट से ना दे करके सेंट्रल लाइन से दें, या फिर पेरिफेरल लाइन से दें तो इसको डाइल्यूट करके दें। ये हाइपरकैलेमिया को ट्रीट कर रहा है क्या? नहीं, उसकी वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचाना है। ये कार्डियक कॉम्प्लिकेशन या कार्डियक एरिथमिया से बचाने का काम करता है। ये हार्ट के स्ट्रॉन्ग डीपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। उसके बाद में मेनली हम हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए जो इंजेक्शन या जो टैबलेट्स जो ड्रग्स देते हैं वो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिकेशंस हम काम में लेते हैं। लास्ट 3 से 4 एग्जाम हर बार आया है, उसमें लिखा होता है ग्लूकोज या उसकी जगह लिखा होता है डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन, जिसको जीआई भी कहा जाता है, ग्लूकोज प्लस इंसुलिन या डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन। डेक्सट्रोज और इंसुलिन जो हम देते हैं, ये जो देते हैं इसी को बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी दवाई देते हैं, तो हम आंसर देंगे कि ग्लूकोज और इंसुलिन देते हैं। अगर हम बात करें, ये ब्लड वेसल्स है और ये यहां पर सेल है। जब हम ग्लूकोज और इंसुलिन यहां पर देते हैं तो ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में से पोटेशियम के मॉलिक्यूल को सेल में शिफ्ट करवाता है। ब्लड में से पोटेशियम को सेल में शिफ्ट करवाने का काम करता है इंसुलिन। यानी कि इंसुलिन का काम क्या है, पोटेशियम को ब्लड में से निकाल करके किस में शिफ्ट करवाना, सेल के अंदर। हमें पता है सेल में से निकल करके पोटेशियम ब्लड में आया तभी तो हाइपरकैलेमिया हुआ है। तो इस ब्लड वाले पोटेशियम को वापस सेल में शिफ्ट करवा दें और सीरम पोटेशियम लेवल कम करें, इसके लिए हम ग्लूकोज प्लस इंसुलिन देते हैं। लेकिन इसके अंदर आपसे पूछा जाए कि पोटेशियम को इंट्रासेल्यूलर शिफ्टिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो हम आंसर देंगे कि पोटेशियम को सेल में शिफ्ट करवाने का काम किया जाता है इंसुलिन के द्वारा। तो साथ में हम इंसुलिन के साथ साथ ग्लूकोज क्यों देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अकेले इंसुलिन को दें तो इंसुलिन ये पोटेशियम को तो सेल में शिफ्ट करवाएगा, साथ ही साथ ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आपस में बाइंड करके ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर करवाएगा। और अगर ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कराएगा तो हमें पता है ये सीरम ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, कम करेगा। इसीलिए अगर अपन बात करें तो इस इंसुलिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम पहले से ही एक्स्ट्रा डेक्सट्रोज या ग्लूकोज दे देते हैं, ताकि जो भी ये यहां पर एक्ट परफॉर्म करेगा, जितना भी ये ग्लूकोज को स्टोर कराएगा ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में, तो भी ये सीरम ग्लूकोज लेवल को कम नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस इंसुलिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम साथ में क्या देते हैं, ग्लूकोज। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए बेसिकली कि हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिकेशन काम में लेते हैं, तो आंसर देंगे डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन या ग्लूकोज प्लस इंसुलिन। क्या इसके अंदर ग्लूकोज का कोई रोल होता है पोटेशियम शिफ्टिंग में? आंसर जाएगा नहीं। पोटेशियम को सेल में शिफ्ट करवाने का काम इंसुलिन करता है, बस उस इंसुलिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए साथ में हम ग्लूकोज देते हैं। इसके अलावा है बीटा एगोनिस्ट इनहेलेशन, आपने नाम सुना होगा, साल्बुटेमोल, एल्ब्यूटेरॉल, रिटोड्राइन। ये साल्बुटेमोल, एल्ब्यूटेरॉल या रिटोड्राइन को इनको नेबुलाइज करके पेशेंट को इनहेल करवाया जाता है, और ये जाकर के सेल मेम्ब्रेन के कुछ चैनल्स या बीटा चैनल्स को एक्टिवेट करके पोटेशियम का इफ्लेक्स बढ़ाते हैं, पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट करवाते हैं ब्लड में से निकाल करके। तो अपन कहें कि इसके अंदर बीटा एगोनिस्ट इनहेलेशन भी काम में लेते हैं, जिसमें साल्बुटेमोल, एल्ब्यूटेरॉल या रिटोड्राइन से नेबुलाइज किया जाता है और इन मेडिकेशन को पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इनहेल करवाया जाता है। ये जाकर के सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले कुछ चैनल्स को एक्टिवेट करके ब्लड में से पोटेशियम का इफ्लेक्स बढ़ाता है और सेल के अंदर पोटेशियम को शिफ्ट करवाने का काम करता है। उसके बाद में अगर हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, अगर एक पर्सन है इसके ब्लड वेसल्स के अंदर अपन अगर NaHCO3 डालें तो आप देखिएगा क्या होगा। ये NaHCO3 जब भी हम देंगे तो ये टूट जाएगा सोडियम में, प्लस ये टूट जाएगा HCO3 में। आपने सोडा बाइकार्ब दिया, ये NaHCO3 सोडियम और बाइकार्बोनेट में टूट गया। सोडियम तो वैसे भी ब्लड में चाहिए क्योंकि हमें हाइपोनेट्रीमिया वाला पेशेंट मिला है, तो जैसे जैसे ये सोडियम के मॉलिक्यूल टूट के ब्लड में आएंगे तो हाइपोनेट्रीमिया ठीक होगा। हाइपोनेट्रीमिया ठीक हुआ,
साथ में यहां पर क्या हुआ, बाइकार्बोनेट लिबरेट हुआ। हमें पता है यहां पर बाइकार्बोनेट बना और ब्लड के अंदर पहले से ही क्या बढ़े हुए हैं, H+ आयंस बढ़े हुए हैं। तो इन H+ आयन के साथ क्या जुड़ जाएगा, बाइकार्बोनेट जुड़ेगा। इन H+ आयन के साथ ये बाइकार्बोनेट जुड़ जाएगा जो आपने IV रूट से दिया है। अब जैसे ये बाइकार्बोनेट के साथ H+ आयंस जुड़ जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इस कार्बोनिक एसिड जिसको कि हम H2CO3 कह रहे हैं, इस कार्बोनिक एसिड के ऊपर एक ब्लड वेसल्स के अंदर एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको तोड़ देगा किसमें, H2O में और CO2 में। H2O में, CO2 में। ये CO2 तो किसके द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, लंग्स के द्वारा। और इस H2O को बाहर कौन निकालेगा, किडनी के द्वारा। आप ध्यान रखें, जब भी ये अपन बाइकार्बोनेट देते हैं या सोडा बाइकार्ब देते हैं, ये सोडा बाइकार्ब तभी देना है जब किडनी के द्वारा कुछ यूरिन बन रहा हो, क्योंकि वाटर लिबरेट हो रहा है एंड प्रोडक्ट में। और वाटर लिबरेट होगा तो किडनी काम करेगी तभी पानी बाहर निकलेगा, अदरवाइज क्या होगा, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन बढ़ा देगा। तो सोडा बाइकार्ब तभी देना है जब पर्सन का कुछ यूरिन आउटपुट हो। अगर यूरिन बन ही नहीं रहा है तो फिर आपको सोडा बाइकार्ब नहीं देना है, क्योंकि ये फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा देगा या फ्लूइड का रिटेंशन बढ़ाएगा। देखिएगा सोडा बाइकार्ब हमने दिया तो क्या हुआ, सोडा बाइकार्ब हम जब ने दिया तो इसे सोडियम में और बाइकार्बोनेट में टूट गया। सोडियम तो हाइपोनेट्रीमिया को ठीक करेगा, और ब्लड के अंदर जो ये बाइकार्बोनेट बना HCO3, और ब्लड में ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन बढ़े हुए हैं, तो ये HCO3 इन H+ आयन के साथ जुड़ करके क्या बन जाता है, H2CO3 H2CO3 H2CO3, जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वो इसको H2O में और CO2 में तोड़ देता है। CO2 तो लंग्स के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, और जो ये H2O है इसको किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो जब किडनी का कुछ यूरिन आउटपुट होगा तभी तो ये H2O या वाटर बाहर निकलेगा, जब भी यूरिन आउटपुट नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये सोडा बाइकार्ब जो हमने दिया है, इसने कहीं पर भी पोटेशियम के साथ कोई इंटरफेयर किया है क्या? आंसर जाएगा इसने पोटेशियम के साथ तो कुछ नहीं किया, लेकिन पर्दे के पीछे देखेंगे तो हमें मिलेगा कि हाँ इसने यार पोटेशियम के साथ भी कुछ रिएक्शन की है। अब क्या रिएक्शन की इसने बेसिकली जाकर के एसिडोसिस को ठीक कर दिया। सोडा बाइकार्ब जो हमने दिया तो ये H+ आयन को न्यूट्रलाइज करके एसिडोसिस को ठीक कर रहा है, और एसिडोसिस जब ठीक हो गया, पीएच जब ठीक हो गई, तो सेल डैमेज रुक गया। यार सेल डैमेज जब रुक जाएगा तो सेल में से पोटेशियम निकल करके अब वापस ब्लड के अंदर नहीं आएगा, पोटेशियम ब्लड के अंदर नहीं आएगा। यानी कि ये अल्टीमेटली तो सोडा बाइकार्ब क्या कर रहा है, एसिडोसिस को ठीक कर रहा है, लेकिन उसके ठीक होने से पोटेशियम का ब्लड में आना रुक जाता है। यानी कि इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं पोटेशियम को ब्लड में आने से भी क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो ये तीन जो अपन ने पढ़ी है, ये तीन तो पढ़ी है कि ये कहीं ना कहीं जाकर के पोटेशियम को सेल में शिफ्ट करवा रहे हैं। तीनों की तीनों ड्रग्स क्या कर रही है, सेल को क्या, सेल के अंदर पोटेशियम को शिफ्ट करवा रही है। क्या हम कह सकते हैं कि ये पोटेशियम का इंट्रासेल्यूलर शिफ्टिंग करवाने के लिए काम में ली जाने वाली ड्रग्स है। ये जो दो ड्रग्स अपन ने पढ़ी, ये कि पोटेशियम के साथ इंटरफेयर नहीं कर रही है, ये सिर्फ कार्डियक कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर रही है। और उसके बाद में देखिएगा लास्ट ही लास्ट में अगर अपन बात करें, यहां अपन ने लिखा है एक है कैक्सिलेट और एक है के बाइंड सैचेट। अगर हम बात करें कैक्सिलेट को हम कहते हैं सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट, और के बाइंड सैचेट को कहा जाता है कैल्शियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट। कैक्सिलेट कहलाता है सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट, और के बाइंड सैचेट कहलाता है कैल्शियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट। इनको ओरली जिस प्रकार से हम ORS देते हैं उस प्रकार से दिया जाता है डिजोल्व करके के बाइंड सैचेट या कैक्सिलेट को। ये खाने के साथ देते हैं। खाने में मान लीजिए पोटेशियम आया है, खाना आपने लिया उसमें पोटेशियम है। अब हमें करना क्या है कि ये पोटेशियम ब्लड में ना जाए, क्योंकि ब्लड के अंदर तो हाइपरकैलेमिया है, ऑलरेडी पोटेशियम बढ़ा हुआ है, और हम कोशिश करते हैं कि जो खाना खा रहे हैं उसमें जो पोटेशियम आ रहा है वो ब्लड में ना जाए, एब्जॉर्ब ना हो। तो इसका एब्जॉर्प्शन रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम खाना खा रहे हैं तो उसके साथ साथ हम कैक्सिलेट ले रहे हैं, उसके साथ साथ हम के स्टेरिन या के बाइंड सैचेट ले रहे हैं जिसके अंदर कैल्शियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट या फिर सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट कैक्सिलेट है। ये क्या करते हैं, ये जब हम लेंगे तो ये क्या करता है, यहीं से पोटेशियम को अपने साथ जोड़ लेता है, बाइंड कर लेता है, और इसको यहीं पर पकड़ करके क्या करता है, ब्लड में जाने से रोक देता है, ब्लड में नहीं जाने देता है, इसको यहीं से GIT से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। यानी पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन रोक करके उसको स्टूल के साथ या फिकल मटेरियल के साथ यहीं से बाहर निकाल देगा, ब्लड में नहीं जाने देगा।
इसके लिए हम क्याक्सिलेट और के बाइंड सैचेट लेते हैं। याद रखना, बार बार पूछा हुआ है क्याक्सिलेट क्या होता है, तो आंसर देना है सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट होता है। या आपसे पूछे कि के बाइंड सैचेट का कंपोजिशन क्या है, तो आंसर देना है कैल्शियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट। अगर हम बात करें ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, क्या पोटेशियम का कहीं सेल में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये दोनों ही जीआईटी में जाकर के पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन रोक रहे हैं। पोटेशियम जो डाइट से मिल रहा है उसको बाइंड करके वहीं से फिकल मटेरियल के साथ, स्टूल के साथ बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। ये पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन रोक रहे हैं। ये कहां पे रोक रहे हैं, ये जीआईटी में जाकर के रोक रहे हैं। तो इसको हमें किस रूट से लेना है, इसको हम ओरल रूट से लेते हैं, जिस प्रकार से हम ओआरएस लेते हैं उसी प्रकार से। क्लियर है? तो ये अपन ने डिस्कस किया कि किस प्रकार से हम हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करते हैं। ये अपन ने पढ़ा है मेडिकल मैनेजमेंट। अगर हम बात करें इसके अलावा डाइटरी मैनेजमेंट कि एक रीनल फेलियर वाले पेशेंट की डाइट क्या होनी चाहिए, तो हमें पता है रीनल फेलियर वाले पेशेंट में फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ी हुई है, हाइपर वॉल्यूमिया, इसलिए उसकी डाइट में अपन फ्लूइड क्या देंगे, कम देंगे। फ्लूइड इंटेक डिक्रीज करेंगे, उसका 600 ml प्लस जितना यूरिन आउटपुट है उतना ही हम 24 आवर्स में फ्लूइड देंगे। दूसरा, उसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यूरिक एसिड बढ़े हुए हैं, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो हम प्रोटीन इंटेक क्या करेंगे, कम करेंगे। नॉर्मली प्रोटीन दिया जाता है 1 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से। अगर कोई पर्सन 60 किलोग्राम का है तो उसको पर डे 60 ग्राम प्रोटीन देना है। अगर कोई फीमेल 55 किलोग्राम की है तो उसको पर डे 55 ग्राम प्रोटीन देना होता है। वो तो है नॉर्मल, लेकिन हमें यहां नॉर्मल से कम देना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल से कम फिर कितना देना है, तो पर डे 20 से 40 ग्राम पर डे प्रोटीन देना होता है। अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक रीनल फेलियर वाले पेशेंट का प्रोटीन इंटेक पर डे कितना होना चाहिए, तो ये नॉर्मल से कम होना चाहिए या डिक्रीज करना है, और जनरली 20 से 40 ग्राम पर डे प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। तो फ्लूइड इंटेक कम करेंगे, प्रोटीन इंटेक कम करेंगे 20 से 40 ग्राम पर डे। क्योंकि उसके अंदर एडिमा हो रखा है वैसे भी, तो अपन उसके अंदर साल्ट इंटेक क्या करेंगे, कम। जितना साल्ट या नमक देंगे, सोडियम देंगे, फ्लूइड रिटेंशन उतना ही ज्यादा होगा। सो साल्ट इंटेक भी कम करेंगे। हाइपर फॉस्फेटेमिया है इसलिए फॉस्फेट भी हम कम देंगे। तो 4 चीजें इधर हम कम देंगे, फ्लूइड इंटेक कम करेंगे, प्रोटीन इंटेक कम करेंगे, साल्ट इंटेक कम करेंगे, फॉस्फेट इंटेक कम करेंगे। रेस्ट्रिक्शन करेंगे यहां पर हम पोटेशियम की, पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट डाइट देंगे। स्पेशली इसमें याद रखना है बनाना, केले के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, इसलिए कभी भी हम बनाना नहीं देंगे। बनाना को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कौन सा फ्रूट हम अवॉइड करेंगे, अवॉइड करेंगे बनाना या केला। केले के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, तो बनाना हम अवॉइड करेंगे, केला नहीं देंगे। या फिर हम कह सकते हैं पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट डाइट देंगे। उसके बाद में हम 3 चीजें बढ़ाएंगे। कौन कौन सी बढ़ाएंगे, एक तो हम प्रोटीन जब कम दे रहे हैं तो उसका जो एनर्जी इंटेक पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ा देंगे। कार्बोहाइड्रेट या कैलोरी इंटेक बढ़ाएंगे। हाइपोकैल्सीमिया है इसलिए हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स बढ़ाएंगे, और एनीमिया है इसलिए हम आयरन सप्लीमेंट्स बढ़ाएंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, 3 चीजें बढ़ाएंगे, कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ाएंगे, कैल्शियम सप्लीमेंट्स बढ़ाएंगे, और आयरन सप्लीमेंट्स बढ़ाएंगे। एक चीज हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट डाइट देंगे, बनाना रेस्ट्रिक्शन करेंगे। और 4 चीजें हम उसके अंदर कम करेंगे, फ्लूइड इंटेक कम करेंगे, प्रोटीन इंटेक कम करेंगे, साल्ट इंटेक कम करेंगे, और फॉस्फेट इंटेक कम करेंगे। अगर हम बात करें कि प्रोटीन कितना देंगे रीनल फेलियर वाले पेशेंट को, तो याद रखना है 20 से 40 ग्राम पर डे हम उसको क्या देंगे, प्रोटीन देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो क्वेश्चन आता है प्रायोरिटी बेस्ड कि एक रीनल फेलियर वाले पेशेंट के अंदर नर्स कौन सी चीज को प्रायोरिटी देगी, तो आंसर देना है आपको क्लोज कार्डियक मॉनिटरिंग। क्योंकि एक रीनल फेलियर वाले पेशेंट में हाइपरकैलेमिक है पर्सन, तो उसमें कार्डियक एरिथमियाज के चांसेस ज्यादा है, उसमें अरेस्ट होने के चांसेस ज्यादा है। तो क्लोज कार्डियक मॉनिटरिंग या उसकी हम ईसीजी को बार बार देखेंगे। तो पहली प्रायोरिटी रहेगी क्लोज कार्डियक मॉनिटरिंग। उसके बाद में अगर ये क्लोज कार्डियक मॉनिटरिंग अगर ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा हम देंगे इनटेक आउटपुट चार्टिंग। हमें पता लगेगा कि कितना 24 आवर्स में उसका इनटेक है, कितना उसका आउटपुट है, जिससे हम देख सकते हैं फ्लूइड रिटेंशन की सीवियरिटी, कि कितना फ्लूइड पर डे उस पर्सन के द्वारा रिटेन किया जा रहा है। मान लीजिए 3 लीटर इनटेक था और 2.5 लीटर आउटपुट है, इसका मतलब 500 ml उसने फ्लूइड क्या कर लिया, रिटेन कर लिया है। तो फ्लूइड रिटेंशन की सीवियरिटी को देखने के लिए हमें आईओ चार्टिंग करना है। मेन प्रायोरिटी हम देंगे क्लोज कार्डियक मॉनिटरिंग या उसका ईसीजी इवैल्यूएशन। उसके बाद में आईओ चार्टिंग, उसके वाइटल साइन चेक करना है, डेली वेट चेकअप करना है, और उसका पर डे अगर 1 LBS या 1 पाउंड वेट बढ़ रहा है
इसका मतलब वो फ्लूइड रिटेंशन की सीवियरिटी को इंडिकेट कर रहा है। 1 LBS या 1 पाउंड पर डे वेट का गेन होना फ्लूइड रिटेंशन की सीवियरिटी को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। उसके अलावा हम उसकी लैब वैल्यूज की है, क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेज है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेज है, तो हम उसकी लैब वैल्यूज को उसकी एबीजी एनालिसिस करेंगे, बार बार उसकी पीएच देंगे, उसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट और कैल्शियम की वैल्यूज देखेंगे। तो लैब वैल्यूज का इवैल्यूएशन करेंगे, पर्सन को रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उसके अंदर प्रूराइटिस वाले लीजन्स बने हुए हैं, तो उसको मेटिकुलस या विद फुल ऑफ नॉलेज अपन स्किन केयर प्रोवाइड करेंगे। पर्सन इडिमेटस है, इसलिए हम उसको स्किन केयर प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम हो रखा है, इसलिए उसको हम इंजरी से प्रोटेक्ट करेंगे और पर्सन को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। पर्सन को कूल एंड काम इन्वायरमेंट देंगे ताकि पेशेंट रेस्ट ले सके, और पेशेंट को अपन जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके बारे में अवेयर करवाएंगे, और पेशेंट को हम मेंटली प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि उसको आगे फर्दर रिनल ट्रांसप्लांटेशन या हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए भी पेशेंट को मेंटली हम क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देकर के उसको प्रिपेयर करेंगे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में ये अपन ने डिस्कस किया है। क्लोज कार्डियक मॉनिटरिंग को हम प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि उसके अंदर एरिथमियाज के चांसेस ज्यादा है। इनटेक आउटपुट चार्टिंग, वाइटल साइन चेकअप, डेली वेट चेकअप करेंगे, और 1 LBS या 1 पाउंड वेट गेन पर डे होना फ्लूइड रिटेंशन की सीवियरिटी को इंडिकेट कर रहा है। लैब वैल्यूज का इवैल्यूएशन करेंगे, हम देखेंगे क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक और पीएच का और इलेक्ट्रोलाइट का डिस्टर्बेंसेज है। रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, स्किन केयर प्रोवाइड करेंगे, इंजरी से प्रिवेंट करेंगे, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, कूल एंड काम एनवायरनमेंट देंगे, और उसके साथ ही साथ पेशेंट को फर्दर रिनल ट्रांसप्लांटेशन या डायलिसिस के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये अपन ने पढ़ा है यहाँ पर रिनल फेलियर के अंदर ARF और CRF का मैनेजमेंट। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था इसके अंदर आज के इस लेक्चर में सबसे पहले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर मेन इंपॉर्टेंट अपन ने बात की थी कि सीरम क्रिएटिनिन लेवल को हमें चेक करना है। उसके बाद में अगर अपन बात करें नेक्स्ट, सीरम क्रिएटिनिन लेवल को मेन प्रायोरिटी दी। अपन ने बात की कि बार बार क्वेश्चन आया हुआ है कि रिनल फेलियर, अर्ली रिनल डिसफंक्शन या रिनल ट्रांसप्लांटेशन के बाद में कौन सी वैल्यू चेक करेंगे, तो सीरम क्रिएटिनिन लेवल। उसके बाद में अपन ने मैनेजमेंट के अंदर बात की थी मेडिकल मैनेजमेंट। उसके बाद में अपन ने बात की डाइटरी मैनेजमेंट, और डाइटरी मैनेजमेंट के बाद में अपन ने लास्ट में बात की है इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो आज की क्लास में अपन ने रिनल फेलियर की मैनेजमेंट के बारे में बात की, जिसका मेडिकल मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बात की। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जितना भी डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।